हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। आज हम लोग जो 2023 में आरओ का एग्ज़ाम हुआ था, जो निरस्त हो चुका है, जिसका री एग्ज़ाम 27 जुलाई को होना प्रस्तावित है, उसको क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। आज जो डिस्कस करेंगे वो जनरल नॉलेज, जिसमें 140 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको देखेंगे। और उसके बाद अगले दिन हम लोग इसके हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। तो टीम स्पाई करके कोई टीम है, उनके द्वारा ये आंसर प्रोवाइड कराया गया है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो ऑफिशियल आंसर की है वो नहीं आई है। हालांकि इन्होंने जो मतलब व्याख्या की है, बहुत ही बेहतरीन आपको व्याख्या देखने को मिलेगी। और साथ में अगर आप इसके आंसर्स को किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से चेक करेंगे तो लगभग आंसर्स आपको सेम ही मिलेंगे। तो आप मतलब चूंकि अब ऑफिशियल आंसर की आई नहीं है और सभी लोगों के मन में ये है कि कैसे इसके सॉल्यूशन वगैरह मिले, तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो, ठीक है। और इसके बाद आज जो हमारा पिछले बार पूछा गया है क्वेश्चन, उसको देख लीजिए। उसके बाद इसमें ना 5 प्रैक्टिस सेट दिए हैं। अगर आप लोग कहेंगे कि हाँ इसके प्रैक्टिस सेट करवाए जाएं, तो हम इसके प्रैक्टिस सेट भी अपने इसी चैनल पे सॉल्व करा देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे वो, ठीक है। तो देखिए एग्जाम कब हुआ था ये सब आपको पता ही है। तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, पूछा गया था। पहले क्वेश्चन में आपसे देखिए कह रहे हैं, और हाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है, तो अगर आप हिंदी माध्यम से हो या इंग्लिश से हो कोई भी इसका इशू नहीं होगा, आपको क्वेश्चन दोनों ही फॉर्मेट में मिल जाएगा यहाँ पे। पहले क्वेश्चन में देखिए कह रहे हैं कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। पहला जो कथन है देखिए कह रहे हैं कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटता है। कारण कह रहे हैं कि ऊंचाई के साथ वायुमंडल का जो दाब है वो बढ़ जाता है। आपके पास ऑप्शंस है कि आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। वही कूट है कि ए सत्य है किंतु आर असत्य है। दूसरे में कह रहे हैं ए असत्य है किंतु आर सत्य है। तीसरा कह रहे हैं ए और आर दोनों ही सत्य है, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। डी में वही है कि ए आर दोनों सत्य हैं किंतु व्याख्या नहीं कर रहा है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो ए वाला हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन के साथ देख लीजिए कि जो दाब है वो किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहा जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब जो है वो कम होता है, जिस कारण क्वथनांक भी घटता जाता है। यानी कि जो जैसे जैसे आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे, जो एटमॉस्फेरिक मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, वो क्या होगा, तो वो कम हो जाएगा, ठीक है। और इस कारण से जो क्वथनांक है यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, वो घट जाता है। इस प्रकार कथन सही है, लेकिन जो कारण दिया गया है इस क्वेश्चन में वो गलत है। वायुमंडलीय दाब के उदाहरण कुछ दिए गए हैं, जैसे पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। वायुयान में बैठे हुए व्यक्ति के पास अगर फाउंटेन पेन है तो उसकी जो इंक है वो बाहर निकल आती है। तो ये कुछ मतलब कि एग्जांपल्स दिए गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान में वो कौन सा स्थान है जो अफगानिस्तान में स्थित नहीं है। तो क्वेश्चन में देखिए कौन कौन से स्थान का नाम दिया गया है। गजनी दिया है, फरगना दिया है, कंधार दिया है और समरकंद दिया है। तो आपके पास जो विकल्प है वो भी देख लीजिए कि 2 और 4, केवल 1, 2, 3 या फिर केवल 4। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला वाला कि वर्तमान समय में आप देखें कि अफगानिस्तान में गजनी और कंधार स्थित है, ठीक है। गजनी भी अभी मतलब अफगानिस्तान में ही है और कंधार भी है, जबकि जो फरगना और समरकंद है ये कहाँ पे चले गए हैं, तो ये उज्बेकिस्तान का हिस्सा है। मुगलों का संबंध मूल रूप से कहाँ से माना जाता है, तो इसी समरकंद से माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। ये हमसे पूछा गया था सैयद वंश के सुल्तानों का जो कालानुक्रम है वो, ठीक है। तो देख लीजिए ऑप्शंस क्या है, खिज्र खान, मोहम्मद शाह, मुबारक शाह या फिर अलाउद्दीन आलम शाह। तो खिज्र खान तो जो है सबसे पहले आएंगे ही, क्यों, क्योंकि यही तो उसके मतलब कि स्थापन मतलब जो सैयद वंश है ना उसकी स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा, खिज्र खान के द्वारा। ये आपके पास कूट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कूट आप देख लीजिए। इसका सही उत्तर आप देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला 1, 3, 2, 4। अर्थात सबसे पहले जो आए वो खिज्र खां है, क्योंकि खिज्र खां के द्वारा तो इस वंश की स्थापना ही की गई थी। इनका समय देख लीजिए 1414 ईस्वी से लेकर के 1421 ईस्वी तक इनका समय रहा। दूसरा मुबारक शाह 1421 से 1434। फिर आए मोहम्मद शाह 1434 से 1445 और उसके बाद आए अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451 इनका समय रहा है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन।
यहाँ पे कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कि भूरे, हरे और काले रंग के पहले, दूसरे और तीसरे छल्ले के साथ रंग कोडित कार्बन प्रतिरोध पर 15 वोल्ट का वोल्टेज लगाया जाता है। प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 1 एम्पीयर। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको दिया गया है कि धारा बराबर क्या होता है, वोल्टेज बटे प्रतिरोध। तो 15 उसका भी 15 उसका भी, दोनों कटपीट के 1 आ गया है। चलिए आगे देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रकार के क्षरण पर विचार करें तथा इस प्रकार के क्षरण के कारण खेत से मिट्टी के नुकसान के बढ़ते क्रम को संदर्भित करते हुए जो है क्रोनोलॉजी में लगाना है। पहला क्या है, अवनालिका क्षरण, दूसरा है बौछारी क्षरण, तीसरा है नलिका क्षरण और चौथा है परत क्षरण। ठीक है, और इसके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं कूट में, ये सब आपको दिए हुए हैं। तो देखिए, आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो क्षरण होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो मिट्टी का कटाव होता है ना, वो मतलब कि अवनालिका अपर्दन से होता है। बौछारी क्षरण से बहुत कम ही मिट्टी का कटाव होगा, मतलब बौछार से कितना ही मिट्टी कट जाएगी। तो पहला वाला सबसे ज़्यादा होना चाहिए, तो पहला वाला सबसे लास्ट में आना चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन तो निपट ही जाएंगे। अब हमारे पास जो ऑप्शन है ना, केवल इन्हीं दोनों में ही हमें लड़ाई लड़नी है। 50-50 का जो है एवरेज यहाँ पे मिल गया है। तो सबसे ज़्यादा अवनालिका अपर्दन से होना है, ये तो हो गया। और सबसे कम किससे होता है? सबसे कम होता है बौछारी क्षरण से। तो देखिए इन दोनों से ये हालांकि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो आप देखिए, इसको आपको सबको पता होना चाहिए था कि सारे लगभग कैसे इसका क्रोनोलॉजी लगाना है। तो आप देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो बी वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सबसे कम जो मिट्टी का कटाव होता है वो बौछारी क्षरण से होता है, उससे ज़्यादा जो है वो हो जाता है परत क्षरण से, उससे भी ज़्यादा रिल इरोजन यानी कि नलिका क्षरण, और सबसे ज़्यादा हो जाएगा गली इरोजन अर्थात अवनालिका क्षरण। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा? 2, 4, 3, 1। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। और यहाँ पे और भी आगे दिए हुए हैं कि सबसे कम बौछारी क्षरण, उससे ज़्यादा परत क्षरण, उससे ज़्यादा नलिका क्षरण, उससे भी ज़्यादा अवनालिका क्षरण, और अवनालिका क्षरण का भी बाप कौन है? धारा चैनल क्षरण। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। महान्यायवादी के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछ रहे हैं? महान्यायवादी जो है वो प्रधानमंत्री की मर्जी तक पद पर बने रहते हैं। क्या आपने कभी पढ़ा है कि कोई भी ऐसा पद हो जो मतलब कि प्रधानमंत्री की मर्जी तक जो है अपने पद पर बना रहे? तो ये तो सरासर गलत है। पहला वाला तो रॉन्ग हो गया। दूसरा देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि वे संसद सदस्य के विशेषाधिकार के हकदार नहीं होते। तो ये बात भी गलत है, क्योंकि वे संसद सदस्य के विशेषाधिकार के हकदार होते हैं। ठीक है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएंगे, अर्थात सही हमसे पूछ रहा है तो ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। अगले क्वेश्चन को देखिए और इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि भारत के जो महान्यायवादी हैं इनकी व्यवस्था कहाँ पे की गई है? आर्टिकल 76 में की गई है। और ये देश के ना सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। इनको कुछ विशेषाधिकार मिलते हैं, जैसे ये संसद के दोनों सदनों में बोल सकते हैं, कार्यवाही में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और संयुक्त बैठक में ना मताधिकार के बगैर लेकिन भाग लेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर बैठक हो रही है तो उसमें मत वगैरह देंगे। मत कैसे दे सकते हैं, क्योंकि मेंबर तो है नहीं, सदन के मेंबर्स जो होते हैं वही मतलब मत वगैरह देते हैं। तो इनको ना मताधिकार देने का अधिकार नहीं है। बाकी ये बैठ सकते हैं, जो भी कार्यवाही हो रही है उसमें हिस्सा लें, बोलें, देखें, सुने, ये सब कर सकते हैं। ठीक है, और इनको एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते व विशेषाधिकार भी मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहे हैं कि स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का कारण क्या है? अगर आपने जो हम मतलब आर ओ का घटना चक्र का प्रीवियस ईयर सॉल्व करा रहे हैं साइंस का, उसमें आपने देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार आर ओ पूछ चुका है। तो कई सारे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर से मतलब कि दोबारा पूछे गए हैं। जैसे क्या कह रहे हैं कि जो हमारी स्विमिंग पूल है वो जितना गहरा होता है उससे कम गहरा प्रतीत होता है। इसका कारण क्या है? ऑप्शन देखें, परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, दूसरा लाइट स्कैटरिंग, तीसरा है रिफ्रैक्शन, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? सी वाला, अर्थात अपवर्तन। ठीक है, तो स्विमिंग पूल की जो वास्तविक गहराई है उससे कम हमें प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली कुछ अन्य घटनाएं भी इनको द्वारा बताई गई हैं। जैसे किसी बर्तन की तली पर अगर कोई सिक्का पड़ा हुआ है तो अगर आप बर्तन मतलब जो पानी है ना वो एकदम साफ है तो आपको दिखेगा कि वो थोड़ा ऊपर समझ आ रहा है, जितना वो मतलब कि गहरा है उतना गहरा नहीं समझ आएगा। ठीक है, नदी की तली में पड़ी हुई जो मछली है वो वास्तविक गहराई की अपेक्षा थोड़ा ऊंचाई पे ही दिखती है। साथ में सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना, तारों को टिमटिमाते हुए दिखाई देना, ये सभी अपवर्तन के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। और ये तारों का टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ना ये ऑलरेडी अपर प्रीलिम्स ने पूछा हुआ है।
कह रहे हैं कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। पहला क्या है कि फाइव आइज संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित 5 देशों का एक खुफिया गठबंधन है। तो ये बात तो एकदम ठीक है, खुफिया गठबंधन तो है। अगले में क्या कह रहे हैं, अगले में कह रहे हैं कि वे स्टोन घोस्ट नामक एक सामूहिक गुप्त डेटाबेस के माध्यम से अपने देशों के हितों के लिए खतरों के बारे में खुफिया जानकारी साझा करते हैं। तो इसी वजह से तो जो है उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है। कहाँ पे है ये, ऑप्शन सी में। नंबर 9 देखिए, कह रहे हैं नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन है और दूसरे को कारण आर कहा गया है। पहला क्या है कि अनाज वाली फसलों के साथ अंतरसस्यन के रूप में शामिल होने पर जो दलहनी फसलें हैं यानी कि दाल वाली फसलें हैं जैसे चना मटर, ये पूरक फसलों के रूप में कार्य करती हैं। तो ये बात तो ठीक है। दूसरा क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मूसला जल प्रणाली वाली दलहनें रेशेदार जल प्रणाली वाले अनाजों की फसलों के साथ पोषक तत्व और नमी के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं। तो बात तो ये भी ठीक है, ठीक है। तो दोनों बातें सही हैं, लेकिन व्याख्या जो है ना वो नहीं कर रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि बात तो दोनों ही सही है, कथन भी सही है, कारण, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। चलिए आगे देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक। ठीक है, यानी कि ये जो कुछ दिए हुए हैं तत्व, इनकी जो खोज है वो कब की गई है ये हमें पता होना चाहिए, तब जा करके ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए कह रहे हैं पाई मिशन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे ना तो उसमें ये पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, प्रोटॉन की खोज किसने की है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, और अब इन्होंने इसको क्रोनोलॉजी में पूछ लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चंस ना वहीं से पूछे गए हैं। बस अब जाहिर सी बात है कि एक ही क्वेश्चन को एक ही जैसे बार बार तो पूछेंगे नहीं, जीएस है, इतना भंडार है, उसमें कमी तो है नहीं क्वेश्चंस बनाने की। तो लगभग पूछा उन्होंने वही है, बस पैटर्न थोड़ा चेंज किया है। तो चलिए इसको देख लेंगे। इसका जो है पहले आप ईयर देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन है इसकी खोज कब की गई थी, तो 1897 में किसके द्वारा, जे थॉमसन के द्वारा। दूसरा है प्रोटॉन, 1909 में खोज की गई है गोल्डस्टीन के द्वारा। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में चैडविक ने की है। पाई मेसन जो है ना इसकी खोज 1935 में किसने की है, एच युकावा ने। और पॉजिट्रॉन की 1932 में एंडरसन ने की है। न्यूट्रिनो है इसकी खोज 1930 में पावली ने की है। और हिग्स बोसान की खोज 1964 में किसने की है, पीटर हिग्स ने की है। ठीक है, तो इन सबको देख लीजिए और इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 3, 4, 2, 1। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। कह रहे हैं कि नीचे दिए गए जो कथन है उनमें से एक को कथन आर मतलब कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। आपको क्या बताना है, तो देख लेते हैं लास्ट में क्या दिए है, सही उत्तर का चुनाव करना है। चलिए कथन क्या है कि दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया। ये बात तो एकदम ठीक है। दूसरा कह रहे हैं कारण कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को ये विश्वास हो गया था कि भारतीय जनता किसी उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी। तो बात तो दोनों ही लगभग सही है और ये जो कथन है वो कारण की व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ देखिए कि गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान किए गए आंदोलनों ने उन्हें भारत में राष्ट्रीय आंदोलन या नेतृत्व करने के लिए पृष्ठभूमि और अनुभव प्रदान किया। दक्षिण अफ्रीका के अनुभवों ने उन्हें भारतीयों के जुझारू संघर्ष व बलिदान पर विश्वास दिलाया था। इस प्रकार कथन और कारण सही है और कारण जो है वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है। अगले क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन जो है हम इसको बोर्ड पे सॉल्व कराएंगे। जो भी रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम सारे क्वेश्चन बोर्ड पे सॉल्व कराएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन करंट अफेयर का था और ये कहाँ से पूछा गया है, अपॉइंटमेंट से। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट से जो क्वेश्चन पूछा गया है उसे देख लीजिए। और ये क्वेश्चन ना हालांकि थोड़ा ईजी सा था, उन्होंने बहुत ही मतलब जो चर्चा में रहे थे एकदम उनसे क्वेश्चंस बना दिए थे। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इजी टाइप का था। देखिए जैसे जया वर्मा सिन्हा, तो जो हमारा रेलवे बोर्ड है ना उसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी थी जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, तो ए का तो यही हो जाएगा। ठीक है, मनोज नाथ नहीं, जो श्रेथा थाविशिन है ना, इन्हें आप देखिए कि ये थाईलैंड की पीएम बनी थी। ठीक है, मोहम्मद जो मुइज्जू हैं ये मालदीव के राष्ट्रपति थे। और जिस टाइम पे क्वेश्चन पूछा गया था ना उसके कुछ दिन पहले ही ये चर्चा बहुत ज़्यादा थी ना कि मालदीव के कुछ मंत्री थे जिन्होंने मोदी जी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बयान दिया था जब मोदी जी गया थे लक्षद्वीप में घूमने। तो वहीं से शायद प्रेरित होकर के ये क्वेश्चन बना था। ठीक है, फिर बच्चा कौन सा, मनोज नाथ, ये टेल्स फ्रॉम बनाना रिपब्लिक के लेखक थे। यानी कि इन्होंने बुक्स एंड ऑथर से एक क्वेश्चन को अपॉइंटमेंट के साथ मिक्स करके पूछा है। तो इन्होंने मतलब चाहते तो इसको एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते बुक्स एंड ऑथर वाला, लेकिन नहीं,
मतलब कैसे भी करके कई सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें एक क्वेश्चन में चाहिए और नंबर केवल एक ही देंगे, तो एग्ज़ाम इसी वजह से तो टफ होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो इसको देख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अब बस आपको केवल और केवल ये एक पैटर्न ही जानना था, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होने वाला है नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन में ना अनुसंधान और शहर दिए हैं, यानी कि अनुसंधान संस्थान कौन सा किस सिटी में है ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं हमसे कि कौन कितने युग्म सही सुमेलित हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, मतलब आपसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है, आपको बताना है कितने युग्म सही सुमेलित हैं। अर्थात चलिए अभी देखिए तो पता चल जाएगा कि युग्म का मतलब क्या हुआ। जैसे पहला क्या है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, और इसको ये कौन सा कह रहे हैं, इसको इनके द्वारा बताया जा रहा है कि जोधपुर में है, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, अर्थात हिमालय वन अनुसंधान संस्थान कह रहे हैं देहरादून में है, जबकि ये देहरादून में नहीं है। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, अर्थात वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, तो ये असम के जोरहाट में है, ये बात तो ठीक है। फिर उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान यानी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसको कह रहे हैं कि ये जबलपुर में है। तो ये सारी चीज़ें तो ठीक है। तो आपसे देखिए युग्म पूछ रहे हैं, तो पहला भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, चौथा भी ठीक है, अर्थात 3 युग्म आप देखिए कि सही सुमेलित हैं, जबकि एक गलत है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी वाला, ठीक है, यानी कि 3 युग्म सही सुमेलित हैं। चलिए आगे देखेंगे। और हाँ देख लीजिए हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे आपको मिलेगा, शिमला हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिए, कह रहे हैं कि परासरण के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला क्या है कि यदि एक अर्धपारगम्य झिल्ली विलायक और विलयन के मध्य रख दी जाए तो विलायक के अणु इस झिल्ली में से निकलकर शुद्ध विलायक में विलयन की ओर प्रवाहित हो जाएंगे। दूसरा क्या है, विलायक के प्रवाह की ये प्रक्रिया प्रतिलोम परासरण कहलाती है। और वही कूट दिए हुए हैं, पहला ठीक है, दूसरा ठीक है। हालांकि देखिए कूट जो है ना, पहले क्या होता था कि केवल एक ए में दिया जाता था, केवल 2 बी में दिया जाता था, सी में 1 और 2 दोनों, और डी में दोनों ही मतलब कि गलत है, इस तरह से ऑप्शन दिया जाता था। अब इन्होंने ऑप्शन का जो पैटर्न है वो बदल दिया। देखिए ए पे इन्होंने ए और मतलब कि पहला दूसरा दोनों सही है ये दे दिया है, बी पे इन्होंने केवल 1 दिया है, सी पे इन्होंने नीदर 1 एंड नॉर 2 दिया है, और डी पे इन्होंने केवल 2 दिया है। तो इन सबको भी देखना ज़रूरी है एग्ज़ाम में ना, ये मतलब बहुत छोटी छोटी गलतियां हमसे हमारा सब कुछ छीन के लेके चली जाती हैं, तो सब कुछ देख लीजिए। इसी वजह से तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, बी वाला, अर्थात केवल एक सही है, दूसरा वाला गलत है। क्यों गलत है, तो यहाँ देखिए कि यदि एक अर्धपारगम्य झिल्ली विलायक और विलयन के मध्य रख दी जाए तो विलायक के अणु इस झिल्ली में से निकलकर शुद्ध विलयन की ओर प्रवाहित हो जाएंगे। इस प्रकार कथन पहला तो ठीक है, लेकिन वहीं विलायक के प्रवाह की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, परासरण कहलाती है। और जबकि क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रतिलोम परासरण, तो इसी वजह से ये रॉन्ग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बजट से क्वेश्चन पूछा गया। अब आप देखिए बजट को लेकर के लोग बहुत कुछ पढ़ाते हैं, पर मैंने ध्यान से जब देखा प्रीवियस ईयर तो मुझे समझ आया कि बजट से मतलब काफ़ी फिक्स पैटर्न के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे एक तो बजट का आकार पूछ लेंगे इस तरह नंबर्स दे करके, या फिर जो है मतलब कि इतने लाख करोड़ का है ये पूछ लेंगे, ठीक है। राजकोषीय घाटा कितना है मतलब कि उसका परसेंटेज पूछ लेंगे, या पैसे में ही पूछ लेंगे, और अन्य जो घाटे हैं उनको भी देखना पड़ता है। तो इसी तरह के क्वेश्चन, और या तो कोई खास स्कीम हो, उस स्कीम में इतना पैसा अलॉट किया गया है, या कोई नई स्कीम आई है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। जबकि हम लोगों को जो बजट पढ़ाया जाता है वो बहुत बड़ा सा बजट पढ़ा दिया जाता है, और हम लोग उसी में ना परेशान रहते हैं क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। खैर देख लीजिए इसको, क्वेश्चन में क्या पूछे हैं। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बजट का आकार 76,000 करोड़ बता रहे हैं कि था, नहीं 7,60,000 करोड़, 76,000 नहीं सॉरी 7,60,000 करोड़ रुपए था। दूसरा कह रहे हैं कि राजकोषीय घाटा 84,833.16 करोड़ रहने का अनुमान था। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपको बताना है, जो कूट है वो दे करके। तो देखिए आप जब बजट वगैरह पढ़ेंगे ना, तो इस तरह से एक सिंपल सा आंकड़ा तो आपको कभी नहीं दिखेगा। तो इसको तो हम लोग ऐसे ही तुक्का टाइप का भी लगा सकते थे, क्योंकि मतलब इतना इजी नंबर आज तक मैंने नहीं देखा है बजट में। खैर चलिए इसका जो सही उत्तर है वो देख लेंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वो केवल बी वाला हो जाएगा, यानी केवल दूसरा सही है, पहला वाला गलत था। क्यों, क्योंकि ये देखिए 6,90,242.43 करोड़ रुपए का हमारा बजट था 2023 वाला।
और जो इन्होंने घाटा दिया हुआ है वो सब ठीक है। ठीक है, अब चूंकि नया बजट आ गया है तो इसको बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। ये जो मतलब कि ऑब्ituaries की क्रोनोलॉजी लगाने को आई थी, ये थोड़ा कठिन टाइप का क्वेश्चन है। हालांकि इस बार तो आपने देखा होगा पीसीएस में उन्होंने जो हमारे युद्धाभ्यास होते हैं उसकी क्रोनोलॉजी लगाने को दे दिया था, तो ये लोग तो बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ थे, इनका पूछ लिया था तो क्या ही कहना। चलिए फिलहाल के लिए देख लीजिए, क्योंकि इस टाइप का भी एक क्वेश्चन पूछा गया था शौक देने वाला। पहला क्या है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले हम कह रहे हैं प्रख्यात सांख्यिकीविद CR राव का निधन। दूसरा, रुद्र वीणा वादक उस्ताद अली जकी हैदर का निधन। तीसरा, भारत में सार्वजनिक शौचालयों के जनक बिंदेश्वर पाठक का निधन। और चौथा है भारत की हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन जी का निधन। और इसको आपको क्रोनोलॉजी में लगाना था कि कौन पहले मरे हैं कौन बाद में। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि सबसे पहले जो मृत्यु हुई थी वो बिंदेश्वर पाठक जी की थी 15 अगस्त 2023 को। उसके बाद देखिए CR राव जी का निधन हुआ है 22 अगस्त 2023 को। उस्ताद अली जकी हैदर जी का निधन हुआ है 8 सितंबर 2023 को। और MS स्वामीनाथन का निधन 28 सितंबर 2023 को। यानी कि अगस्त सितंबर से 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और 2 तो ऐसे हैं जो मतलब कि अगस्त में ही निपटे हैं और सॉरी, और 2 लोग ऐसे हैं जो सितंबर में भगवान को प्यारे हुए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये बहुत टफ टाइप का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। चलिए आगे देखते हैं। हमसे कह रहे हैं कि बीज गुणन चरणों की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें तथा उन्हें प्रारंभिक चरणों से अंतिम चरणों तक सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शंस देखें। पहला क्या है, प्रजनक बीज। दूसरा है आधारी बीज। तीसरा है प्रमाणित बीज। और चौथा है केंद्रक बीज। तो चलिए सबसे पहले इसको में कौन सा होगा ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन से पता चलेगा कि बीज गुणन चरणों के जो प्रारंभिक से लेकर के अंतिम चरण है वो सबसे पहला कौन सा आता है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक बीज। दूसरा आता है प्रजनक। तीसरा है आधारी। चौथा है पंजीकृत। और पांचवा है हमारा प्रमाणित। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला, यानी कि 4, 1, 2, 3। और जो एक्सप्लेनेशन है उसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। क्यों ये कह रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो भी मतलब कि निरस्त हुआ था, उसका भी री एग्ज़ाम हुआ था। तो कई सारे एज इट इज़ क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए थे। इसी वजह से हम आपको थोड़ा मतलब जोर दे करके कह रहे हैं कि जो एक्सप्लेनेशन है उसको देख लीजिएगा, क्योंकि संभावना है जैसे उन्होंने पिछले पेपर में कई सारे क्वेश्चन को एज इट इज़ रिपीट किया था, हो सकता है इस बार भी रिपीट कर दें। तो इसी वजह से हम इस क्वेश्चन को पेपर को सॉल्व भी करा रहे हैं। चलिए आगे देखिए। अगले में आपसे कह रहे हैं कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। ये तो हालांकि बहुत इजी सा क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से सबसे इजी यही वाला क्वेश्चन था। कह रहे हैं कि भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। एकदम ठीक बात है। दूसरा, भारत का जूट उत्पादन पीली क्रांति के कारण बढ़ा, जबकि ये सरासर गलत है। पीली क्रांति जो है ना वो तिलहन उत्पादन से संबंधित थी, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या है कि केवल पहला सही है। यहाँ पे होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, गोल्डन टाइप का कुछ होना चाहिए था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। फिर वही आपको इसका उत्तर बताना है। देखिए कथन क्या है कि रोस्कोसमॉस के चंद्रमा पर लूना 25 जो मिशन भेजा गया था उसका उद्देश्य चंद्रमा तक पहुंच की गारंटी सुनिश्चित करना था। दूसरा जो कारण है, कह रहे हैं कि जो चीन और रूस है ये मिलकर के अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौते के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन यानी ILRS का नेतृत्व कर रहे हैं। और आपको फिर वही बताना है इसका सही उत्तर। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो डी वाला हो जाएगा, यानी कि पहला वाला असत्य है लेकिन दूसरा वाला सही है। क्यों, और देखिए जो रोस्कोसमॉस है ये क्या है, तो रसिया का जो अंतरिक्ष मतलब कि स्टेशन है ना, अंतरिक्ष जैसे हमारा इसरो है वैसे ही रसिया का जो है उसको हम कहते हैं रोस्कोसमॉस। तो उसके बारे में कह रहे हैं कि इनके द्वारा जो लूना 25 मिशन लाया गया था इसका उद्देश्य चंद्रमा पर केवल पहुँच को सुनिश्चित करना नहीं था, बल्कि उसका उद्देश्य क्या था, चांद के ध्रुवीय रेजोली यानी सतह सामग्री की संरचना और चंद्र ध्रुवीय बाह्य मंडल के प्लाज्मा तथा धूल कणों का अध्ययन करना। ठीक है, इसी वजह से पहला वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है और दूसरा वाला सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे और ये वाला क्वेश्चन बोर्ड पे सॉल्व कराया जाएगा, मैथ्स का है। अगले क्वेश्चन में क्या करें, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे हैं कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं और कथन वही अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। अब देखिए कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ना कथन कारण से पूछे गए हैं 2023 में, तो आगे के लिए भी तैयार रहना है। कथन क्या है कि सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है, बात तो ठीक ही कह रहे हैं। दूसरा कारण क्या है कि शीत ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। तो क्या ऐसा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, केवल एक सही है और केवल ए सही है, आर गलत है। सी का उत्तर हो जाएगा।
नहीं, ये देखिए गलत बता रहे हैं, ए सही है ना, तो ये तो ए असत्य बता रहा है, डी सही होगा कि ए सही है, आर गलत है। सॉरी। तो देखिए मतलब इसका व्याख्या कि सर्दियों के मौसम में भारत का जो अधिकांश भाग है वो शुष्क रहता है। हल्की बारिश जो पश्चिमी विक्षोभ है इसके कारण केवल कहाँ पे होती है, उत्तर भारत में। वहीं शीत ऋतु के दौरान उत्तर पूर्वी जो व्यापारिक पवन है इनका प्रभाव आपको कहाँ देखने को मिलेगा, केवल जो हमारे पूर्वी तट है यानी कि इस साइड, यहाँ पे अधिकांश भागों पर हालांकि नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए अगला वाला। अगले में जो है डांस दिया हुआ है यानी नृत्य, और वो किस स्टेट का है ये आपको बताना है। तो ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा इजी टाइप का ही माना जाएगा क्योंकि ये भी बहुत घिसा पिटा सा क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो है आप उत्तर प्रदेश का देखिए क्या है, कथक। ठीक है, तो डी का टू सब में दिया है लगभग, तो इससे जो है आपका क्वेश्चन हालांकि सॉल्व नहीं होगा। अगला देखिए कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का, तो बी का 3, और बी का 3 कहाँ पे दिया है, एक जगह मात्र दिया है, तो इस वजह से इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, जब कोई भी ऐसा ट्रिकी टाइप का मतलब ऑप्शन बना रहता है जिसमें एक अगर आपको पता है तो फिर सही हो जाता है, तो फिर मज़ा आती है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने। हालांकि कभी कभी दुर्भाग्य ये रहता है कि वही वाला हमको नहीं पता होता, बाकी सब पता होता है। चलिए आगे देखेंगे। ठीक है, और भरतनाट्यम कहाँ का है, तो जो भरतनाट्यम है वो आप देखिए तमिलनाडु का होगा ना, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। सतरिया कहाँ का है, असम का है। कथक उत्तर प्रदेश का, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। और हाँ, उत्तर प्रदेश का चलकुरा नृत्य जो है ना, इसके बारे में पूछा गया है। लगभग हर वनडे एग्जाम में इसको मतलब इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो चलकुला नृत्य है वो उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में किया जाता है। उससे मतलब 2 टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बन गया है, मतलब 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला तो कहाँ का है यही आपको पता होना चाहिए, और ये नृत्य जो है ना वो किस तरह से किया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के चलकुला नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कि उत्तर प्रदेश के ये अवध क्षेत्र में किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है, ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, तो पहला तो गलत है। और इसमें जो है पर्दा ढके हुए महिलाएं अपने सिर पर बहुत बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हैं और कृष्णा के गीतों पर नृत्य करती हैं, ये तो ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जो मतलब ये चरकुला नृत्य है ना, जो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तो उनके यहाँ जो दासियाँ वगैरह थी वो सब मतलब कि दीपक वगैरह लेकर के ही अपने सर पे घर से बाहर निकल आई थी खुशी बताने के लिए कि हाँ मतलब कि भगवान क्या किसी लल्ला का जन्म हुआ, इस टाइप का करते हुए। तो वहीं से ये परंपरा चली आ रही। कितना सही है कितना गलत ये तो कौन ही जानता है। तो देखिए पहला वाला तो रॉन्ग हो गया, क्यों, क्योंकि ये ब्रज क्षेत्र का नृत्य है और यहाँ पे अवध दिया था। दूसरा वाला एकदम ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, और अगले क्वेश्चन में भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग बोर्ड पे मतलब सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, और ये भी कथन कारण का क्वेश्चन है और साथ में हिमालय से क्वेश्चन बना हुआ है। क्या क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। और आपके पास जो कूट है वो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। इसका आप उत्तर देखिए क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, यानी कि पहला वाला जो कथन दिया है वो गलत है, जबकि कारण इसका सही है। क्यों कथन गलत है, तो इसकी व्याख्या यहाँ देखिए कि जो हिमालय के उत्तरी ढलान है वहाँ पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में वनस्पति जो है ना वो कम है। इस कारण उत्तरी ढलान पर वर्षा की मात्रा मतलब कि ये क्यों कम है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे वर्षा कम होती है। और हिमालय के जो दक्षिणी ढलान है वहाँ पर उत्तर पश्चिम मानसून के कारण वर्षा पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो जाती है। यही कारण है कि यहाँ पे वनस्पति जो है वो आपको ठीक ठाक मात्रा में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और अगर आपको लग रहा है कि स्पीड काफ़ी स्लो है तो आप मतलब स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और क्वालिटी ये भी इंक्रीज कर लीजिएगा ताकि आपको बहुत स्पष्ट दिखे। कह रहे हैं कि मतलब हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक के संपादक राजा राम मोहन राय थे। तो बात तो ठीक है, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ही संवाद कौमुदी जो है बांग्ला भाषा में हर मतलब साप्ताहिक के रूप में प्रकाशित की जाती थी। दूसरा कि विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए उनके लेख इसमें प्रकाशित हुए थे। तो आपको समझ आ रहा होगा कि जो राजा राम मोहन राय जी थे उनके द्वारा सती प्रथा का विरोध किया गया, तो वो जो भी लेख लिखेंगे उसमें कम से कम विधवा प्रथा को तो मतलब उसकी निंदा तो करेंगे ही। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है। ठीक है, क्या व्याख्या कर रहा है, तो व्याख्या वैसे व्याख्या क्यों ही करेगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए इन्होंने कहा है कि इसकी व्याख्या कर रहा है, जबकि मतलब
व्याख्या नहीं करना चाहिए ना, क्यों? क्योंकि अरे संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक के संपादक राजा राम मोहन राय थे, तो बात तो ठीक है। फिर कह रहे हैं विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए उनके लेख इसमें प्रकाशित हुए थे, तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन इसमें व्याख्या करने का तो कोई मतलब औचित्य मिल नहीं रहा है। हालांकि इन्होंने कहा है कि व्याख्या कर रहा है, पर मैं तो इसको मानूंगी कि व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की आई नहीं है, आप अपने हिसाब से भी कुछ दिमाग लगाइए। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भले देख लेते हैं कि 1821 में राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए संवाद कौमुदी नामक एक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन किया, ठीक है। ये एक सुधारवादी समाचार पत्र था, जिसके माध्यम से उन्होंने सती प्रथा की निंदा की और उसकी समाप्ति के लिए एक अभियान भी चलाया था, ठीक है। तो ये कथन और कारण सही है, लेकिन मेरे हिसाब से इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं क्या आपको लग रहा है कि व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। जो क्वेश्चन नंबर 28 है उसमें आप देखिए कि जो मध्यकालीन इतिहास है ना, मध्यकालीन भारत का इतिहास, उससे कुछ पुस्तकों के नाम और उसके राइटर्स के नाम पूछे गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। लिस्ट 1 में जो है पुस्तक दी हुई है, लिस्ट 2 में उसके राइटर का नाम दिया गया है। सबसे पहले दिया है फुतूहुस सलातीन, और दूसरी है फुतुहात फिरोज शाही, फिर तीसरी है तारीख फिरोज शाही, और चौथी है खजाइन उल फुतूह, ठीक है। तो चलिए इसको मैच करेंगे। इसके लिए ना कूट वगैरह इसका सामने ही रहे, क्योंकि जैसे ही एक भी पता चले तुरंत हमें मैच कर लेना है। तो सबसे पहली जो पुस्तक है वो है फुतूहुस सलातीन, और ये किसकी पुस्तक है? ये इशामी की पुस्तक है, और इशामी कहाँ दिए हैं? दूसरे पे। तो ए का 2 कहाँ पे दिया है? 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें ए का 2 दिया गया है, यानी कि सी और डी। तो इन्हीं दोनों में हमें अब लड़ाई लड़नी है। दूसरा कौन सी पुस्तक हम देखें? तारीख फिरोज शाही। अगर आपने पढ़ा होगा तो तारीख फिरोज शाही जो है ना, ये जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है। तो सी का 4 कहाँ दिया है? सी का 4 आप देखिए सी में दिया है। इसका उत्तर भी यही सी वाला हो जाना चाहिए, ठीक है। उत्तर क्या होगा? सी हो जाएगा। और फिर कौन सा बचा है? खजाइन उल फुतूह, ये तो अमीर खुसरो की पुस्तक है। और फितुहात फिरोज शाही जो है ये किसकी है? तो ये फिरोज शाह तुगलक की है। तो सारे के सारे ये मैच कर दिए गए हैं। अब इसको देख लीजिए, इसका उत्तर जो है वो सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, क्या कह रहे हैं? वही कथन कारण का क्वेश्चन फिर से आ गया है। कारण कथन क्या दिया गया है? यहाँ हिंदी है, यहाँ देखेंगे कि बंद शीशे की खिड़कियों एवं दरवाजों वाली कार में यात्रा करते समय व्यक्ति आकाशीय बिजली के आघात से सुरक्षित रहते हैं। जबकि कारण क्या कह रहे हैं कि एक बंद कार अंदर से खाली चालक की तरह व्यवहार करती है, अतः आवेश कार के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, यानी कि कथन भी सत्य है, कारण भी सत्य है और व्याख्या भी कर रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। ये जो हमारा ज्योग्राफी है, कौन सा ज्योग्राफी? वर्ल्ड ज्योग्राफी। राइन नदी के बारे में पूछा गया, और राइन नदी के बारे में कोई पहली बार नहीं पूछा है यारों ने, इसके पहले भी पूछ चुका है वो। तो चलिए देखते हैं। और हाँ, हमने जो इंडियन ज्योग्राफी है ना, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक में सॉल्व करके पूरा का पूरा आपको दे दिया है, मतलब कि एक कंपाइलेशन। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। इंडियन पॉलिटी का भी हमने कंपाइलेशन दिया है, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। हमने क्लास 6 से 8 तक जो हिस्ट्री है ना, उसके MCQ सॉल्व कराए हैं अपने इसी चैनल पे। उसका क्लास 6 का सारे चैप्टर्स का MCQ हमने एक वीडियो में कंपाइल करके दे दिया है। अभी 7 और 8 का आना बाकी है, जल्दी वो भी आपको मिल जाएगा। तो आप देखिएगा, ये जो इतिहास के क्वेश्चन अभी जो बुक्स एंड ऑथर वाले क्वेश्चन पूछे गए ना, वो क्लास 6 में ही आपको मिल जाएगा। जो हमारी क्लास 6 की हिस्ट्री है उसी में आप देखिए ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं हमने, चूँकि उसी में दिया गया है NCERT में। चलिए, कह रहे हैं कि यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में आपको निम्नलिखित जो कथन दिए गए हैं उन पे विचार करना है। कह रहे हैं कि राइन नदी उत्तर जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, ठीक है। फिर कह रहे हैं रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। और हमारे पास विकल्प क्या है? सही उत्तर का चुनाव करना है। विकल्प आप देखिए वही वाला है, 1 और 2 दोनों गलत हैं, 2 सही है, या फिर 1 2 दोनों सही है, या फिर केवल 1 सही है। तो देखिए दोनों ही बातें एकदम सही हैं अपनी जगह पर, ठीक है। जो राइन नदी है इसका उद्गम देखिए आल्प्स पर्वत से होता है। यूरोप का सबसे व्यस्ततम मतलब कि अंतःस्थलीय जलमार्ग है। राइन और रूस जर्मनी के 2 प्रमुख औद्योगिक जो है क्षेत्र हैं, इसको ज़रूर ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर जर्मनी की अधिकांश जनसंख्या निवास करती है। फ्रैंकफर्ट जो है ये जर्मनी का औद्योगिक क्षेत्र राइन बेसिन में स्थित है। वान और वेसल शहर इसी के तट पर है। किसके? तो इसी औद्योगिक क्षेत्र राइन बेसिन के तट पर। नीदरलैंड में इसके मुहाने पर रॉटरडैम बंदरगाह है, और ये रॉटरडैम बंदरगाह भी कई बार पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। रानी रुद्रमा देवी के बारे में पूछा गया है, जो कि काकतीय वंश की शासिका रही हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि जो रुद्रमा देवी है ना, वारंगल के काकतीय वंश की 4थी स्वतंत्र शासिका थी। तो ये बात तो ठीक है।
दूसरा, उन्होंने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासक, देवगिरी के शैवना शासकों को पराजित किया था। तो जब इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो जाहिर सी बात है ये कुछ तो इन्होंने किया होगा, तभी तो महत्वपूर्ण है। तो दोनों बातें ठीक हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला क्वेश्चन है, मतलब पहला स्टेटमेंट है कि पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड, जो कि अभी उत्तराखंड अलग हो चुका है, पहले ये हमारे उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, वहाँ पे 1960 में स्थापित किया गया था। पहला वाला स्टेटमेंट एकदम ठीक है। दूसरा कह रहे हैं कि 1901 से 1905 के दौरान कानपुर, पुणे, सबौर, नागपुर, लायलपुर और कोयम्बटूर में 6 कृषि महाविद्यालय खोले गए थे। तो यही वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको यहाँ नीचे दिया गया है, ठीक है। तो देश का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय है वो पंतनगर की स्थापना कब हुई थी? 17 नवंबर 1960। मतलब कई बार ना, जो आप देखिए हम सॉल्व कराएंगे बहुत जल्द, जो यूपी स्पेशल है उसमें तो ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आगे देखिए, वही लॉर्ड कर्जन के प्रयासों से 1905 से लेकर के 1907 के मध्य कानपुर, पुणे, सबौर, बिहार, नागपुर, कोयम्बटूर, लायलपुर में 6 कृषि महाविद्यालय खोले गए थे। वर्तमान में देश में टोटल 3 कृषि केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। कौन से? केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूषा यानी कि बिहार में। अगले क्वेश्चन को देखिए, तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने कई बार ये क्वेश्चन सॉल्व कराया है अपने इसी चैनल पर, चूँकि अनुसूचियों को मैंने कई बार पढ़ाया है। तो भारतीय संविधान की जो 6ठी अनुसूची है, कह रहे हैं किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित है। इसके लिए ना मैंने एक ट्रिक बताई हुई है, एटीएम में मनी नहीं है, ठीक है, यानी कि एटीएम में मणिपुर शामिल नहीं है। तो एटीएम में कौन कौन से हो जाएंगे ये आपको पता होना चाहिए। तो असम तो होगा ही, ठीक है, तो असम यहाँ पे तो है। अरुणाचल प्रदेश तो नहीं होगा, तो ये वाला निपटाओ। असम तो होगा। त्रिपुरा हाँ, मतलब टी से त्रिपुरा हो जाएगा। यन आपको कहीं दिख रहा है? नागालैंड, तो ये भी नहीं होगा। फिर करें असम, नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम, तो 2 यम है यहाँ पे, ठीक है। असम भी है लेकिन देखिए नागालैंड नहीं है, तो इसका उत्तर जाहिर सी बात है, जब ऊपर के 3 नहीं है तो चौथा हो जाएगा कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम एटीएम में मनी नहीं है, ठीक है। तो अब इसको इस तरह से सॉल्व मतलब याद कर सकते हैं, याद रहेगा तो फिर जाहिर सी बात है 1 नंबर आपके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, मैच द फॉलोइंग वाला आ गया है। एक साइड जानते हैं, एक मतलब कि जो गेम हुआ था, आसियान वाला जो गेम हुआ था, उसमें भारत देश के द्वारा 107 मेडल जीते गए थे। तो उसी से ये क्वेश्चन बना हुआ था, करंट अफेयर से। तो स्पेशली ना, भले ही ये क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा सा था, आपसे केवल यही उनको जानने की मतलब अपेक्षा थी कि आप भारत के द्वारा कितने मेडल जीते गए हैं ये पता है कि नहीं। क्यों ये हम कह रहे हैं? क्योंकि अगर आपको ये पता होता तो ये क्वेश्चन आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी, इतना ट्रिकी इन्होंने ऑप्शन बनाया हुआ था। तो देख लीजिए इसका जो उत्तर है डी का, आप देखिए भारत डी में दिया गया है और भारत के द्वारा 107 यानी डी का 2, और आप देखिए डी का 2 केवल एक जगह दिया हुआ है, ऑप्शन डी में। बाकी अब ये पुराना क्वेश्चन हो गया है, तो बस आप ये जाने रहिए कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी इसको सॉल्व करने की बहुत ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो अभी जो गेम वगैरह हुए हैं उन्हें देख लीजिए। ये वाला क्वेश्चन मैंने विटामिन वाला एक चैप्टर पढ़ा दिया है ऑलरेडी, मतलब जो घटना चक्र में क्वेश्चन दिए गए हैं उसको पढ़ाया, घटना चक्र में जो भी नोट्स दिए हैं वो भी बताया है, साथ में लूसेंट से भी कुछ उसमें कंटेंट ऐड किया है, उसको ज़रूर देख लीजिए। विटामिन से एक क्वेश्चन पूछा जाना तय है, हमेशा पूछते हैं, इस बार अपर प्रीलिम्स में भी पूछा हुआ है, तो विटामिन वाला टॉपिक छोड़िएगा नहीं, फेवरेट टॉपिक है ये। चलिए कह रहे हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो एक साइड विटामिन दिया है, दूसरी साइड उसकी कमी से होने वाले रोग दिए हैं, तो मतलब इसको कर लेते हैं मैच। विटामिन सी से अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है? इससे तो हमारे बॉडी में स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन ए से रतौंधी, और विटामिन B1 से बेरी, और इसे क्या बोलते हैं? थायमीन बोला जाता है, ठीक है। और फॉलिक एसिड को क्या कहते हैं? मतलब फॉलिक एसिड की कमी से क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, हालांकि वो वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, इसी चैनल पे हमने सॉल्व कराया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अब जब उत्तर बता दिया है, अपना कूट वगैरह देख लीजिएगा। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही। अब देखिए जो इस बार अपर प्रीलिम्स हुआ था ना, उसमें यूपी स्पेशल से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, जबकि आरओ ने क्वेश्चंस काफ़ी पूछे हुए हैं। उन्होंने मतलब करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछा है यूपी स्पेशल से, और स्टैटिक से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इस बार भी पूछा ही जाएगा। चलिए क्या कह रहे हैं, पहला जो क्वेश्चन है या पहला जो स्टेटमेंट है, कह रहे हैं कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा की जो आयु है वो 3 से 5 वर्ष है, जबकि ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये 3 से 5 नहीं बल्कि कितनी है? 4 से 6 वर्ष है। दूसरा, प्राथमिक शिक्षा की आयु 6 से 11 वर्ष है, तो दूसरा वाला तो ठीक ही लग रहा है।
तो इसका सही उत्तर बताना है आपको। तो आप देखिए क्या हो जाएगा कि केवल बी सही है, ऑप्शन 2 वाला। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए कि सबसे पहले से लेकर आखिरी तक कौन सा मतलब स्थापित हुआ। पहले में दिए हैं रानीगंज में कोयले का जो पहला उत्पादन है वो, तो इन सब का तो थोड़ा ईयर वगैरह देखना पड़ेगा। कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL की स्थापना, कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम यानी NCDC की स्थापना। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसमें आपको ईयर बताया गया। जैसे रानीगंज में जो कोयले का प्रथम उत्पादन है वो कब स्टार्ट हुआ था, तो 1774 में ईस्ट इंडिया कंपनी के मैसर्स सुमनेर और हिटली के द्वारा। दूसरा, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम NCDC की स्थापना 1956 में की गई थी। कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण 2 चरणों में हुआ है, 1 मई 1972 और 1 मई 1973 को। अगला क्या है, कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL की स्थापना नवंबर 1975 में हुई और कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्ना कंपनी है, ये भी आप याद रखिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, 1 4 3 2। तो आप इसको देख लीजिए। चलिए अगला देखिए, क्या है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से वही कथन कारण का क्वेश्चन है। भर भर के कथन कारण के क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब जितना वो पूछ सकते थे सब पूछ लिए। इसी वजह से ना क्वेश्चन जो है वो काफ़ी लेंदी हो गए थे, पेपर बहुत बड़ा हो गया था, टाइम भी कम पड़ रहा था, तो सोचना पड़ेगा। पहला जो स्टेटमेंट है क्या कह रहे हैं कि विश्ववतीय बायोम सबसे घना एवं सर्वाधिक जैव भार वाला बायोम है, और कारण क्या है कि विश्ववतीय वन क्षेत्र में वर्ष भर उच्च वर्षा और उच्च तापमान रहता है। तो ये तो ठीक ही कह रहे हैं, उत्तर क्या बताना है, सही उत्तर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है और व्याख्या भी कर ही रहा है, तो ये इतना ईजी सा है, इसको नहीं बताते। आगे देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, तो ये कहाँ से क्वेश्चन बना है, हिस्ट्री से बना हुआ है, जो हमारा आधुनिक इतिहास है वहाँ से। और आप देखिएगा कि ये आपको कहाँ पे मिल जाएगा, जो हमारी 12th क्लास की आधुनिक इतिहास की पुस्तक है वहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। कह रहे हैं कि जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं इनके बारे में दिया गया है कि वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले स्नातक थे, और कह रहे हैं कि सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था। तो ये जो अंतिम उपन्यास है इसको पूछ लिए, ये थोड़ा गलत लग रहा है, एक बार पहला उपन्यास पूछते तो समझ आता। खैर चलिए, इसका एक्सप्लेनेशन के साथ इसका उत्तर देख लीजिए कि दोनों ही सही है। और एक्सप्लेनेशन में देखिए कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा बांग्ला साहित्य में इन्होंने मतलब कि बहुत सारी उपलब्धियाँ हासिल की है, इसी वजह से इन्हें मूर्धन्य विद्वान, कवि, लेखक, उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है। और कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंसी कॉलेज से इन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की, और ऐसा करने वाले वे पहले व्यक्ति रहे हैं, भारतीय व्यक्ति। दुर्गेश नंदिनी के जो है इनका उपन्यास है वो पहला, और सीताराम इनका अंतिम उपन्यास माना जाता है। आनंद मठ जो इनके द्वारा एक उपन्यास लिखा गया था ना, उसी में सन्यासी विद्रोह जो है उसका वर्णन किया गया है, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, ये हमारा इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा गया है। बैंकों की स्थापना और उसके राष्ट्रीयकरण को क्रोनोलॉजी में सेट करना है। चलिए देख लेंगे, बैंकों का जो पहला राष्ट्रीयकरण किया गया था इंदिरा गांधी जी ने किया था 1969 में। फिर बैंकों का दूसरा राष्ट्रीयकरण यानी दूसरी बार जो किया गया था मेरे ख्याल से 1980 होना चाहिए। क्षेत्रीय जो ग्रामीण बैंक है ये 1975 है ना। फिर नाबार्ड की स्थापना 1982। इसको क्रोनोलॉजी में सेट करना है, एक बार रीचेक कर लेते हैं, सभी सही है। तो अगर आप इसको सही से सेट करेंगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले जो हमारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था पहला वाला वही आएगा 19 जुलाई 1969। और इसका जो सही उत्तर है वो सी वाला हो जाएगा कि 1 3 2 4, ठीक है। दरअसल ये ना कई बार पूछा गया है, इसी वजह से मुझे एकदम रटा रटाया है, तो आप भी इसको रट लीजिए क्योंकि क्या पता आगे भी पूछे। चलिए अब देखिए, पिन का जो अभिप्राय है वो यहाँ पे मतलब पूछा गया है। तो एक जो है फुल फॉर्म वो लोग पक्का पूछते हैं। ये जो पिन का फुल फॉर्म है ना, इन्होंने जो मतलब इस बुक में जो उत्तर दिया गया है वो दूसरा दिया गया है, जबकि हमने इसको लूसेंट में देखा था तो लूसेंट में दूसरा दिया था। हम आपको हालांकि दोनों ही बताते चलेंगे। तो बैंक के लेन देन में जो पिन का अभिप्राय है उसका क्या मतलब है, ऑप्शंस देख लीजिए। पोस्टल इंडेक्स नंबर, परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर या नन ऑफ द अबव। तो देखिए, बैंक के लेन देन में जो पिन का उपयोग होता है उसको क्या कहते हैं, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी व्यक्तिगत पहचान संख्या, और जो लूसेंट में दिया गया है वो पोस्टल इंडेक्स नंबर करके दिया गया है। तो आप इसको देख लीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस संगठन ने 2023 में वाराणसी को अपनी पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित की थी। ये तो लगभग हर एक व्यक्ति के द्वारा बताया गया था कि ये क्वेश्चन बनना तय है, क्योंकि SCO के द्वारा ना पहली बार
भारत की जो वाराणसी है उसको अपनी राजधानी के रूप में, लेकिन कौन सी राजधानी, कल्चरल जो राजधानी है उसके रूप में चुना गया था। तो कौन सा हो जाएगा, SCO यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये वाला ठीक है। और इसमें जो मेंबर्स हैं वो देख लीजिए। इस बार जो UPSC का एग्ज़ाम हुआ है ना, उसमें आप देखिए 4-5 संगठन पूछे गए हैं। नाटो को भी पूछा है, एशियान को भी पूछा है और बिम्स्टेक को भी पूछा है, मतलब उन्होंने ना संगठन का पूरा सब कुछ पूछ ही लिया है। तो इस वजह से आप भी देख लीजिए, कम से कम एक बार हमारा मन कर रहा है कि जो UPSC में संगठन पूछे गए हैं उन संगठनों के बारे में एक बार चर्चा ज़रूर की जाए। अगर आप लोग कहेंगे ना तो हम वो उन संगठनों के बारे में आपको डिटेल में सब कुछ बता देंगे एक वीडियो में, लेकिन जब आप कहिएगा तभी, क्योंकि बहुत परिश्रम से ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो है सब इकट्ठा करने में बहुत समय लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कह रहे हैं कि भारत में लवड़ी मिट्टी में फसलों की खेती जो है वो नहीं होती। अब जाहिर सी बात है, जब एकदम नमकीन मिट्टी है, लवड़ी मिट्टी है, तो उसमें कौन सी फसल होगी। कारण क्या कह रहे हैं, कारण में कह रहे हैं कि लवड़ी मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है, जिसका मुख्य कारण शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी है। तो एकदम ठीक बात है, कथन भी सही है, कारण भी सही है और इसकी व्याख्या भी कर ही रहा है। कहाँ पे दिया है, डी में। चलिए, और हाँ ध्यान से ये क्या देखना है कि कथन कारण सही है, व्याख्या भी कर रहा है, ये आपने देखा, आपको समझ आ गया, तो इसका मतलब आप ऑप्शन ए टिक करके आगे मत बढ़ जाइएगा। ये भी देखिए ना कि ये कहाँ पे दिया गया है। तो जैसे कथन कारण सही है, व्याख्या भी कर रहा है, ये ऑप्शन डी में दिया गया। वरना पता चला क्वेश्चन भी आ रहा है, सॉल्व भी कर ले रहे हैं, गोलाई गलत भर के चले आए, तो फिर उसका रोना ना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर पछताए नहीं चुकेगा वो, क्योंकि जो चीज़ें आती रहती हैं वो गलत होती हैं तो बहुत तकलीफ होती है। चलिए क्या कह रहे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए, क्योंकि मिट्टियों से क्वेश्चंस खूब बनते हैं, हर साल ही बन जाते हैं। कि भारत में लवणीय मिट्टी कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है और इसमें वनस्पति का अभाव पाया जाता है। लवणीय मृदा का विकास शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु तथा खराब जल निकासी एवं जलाक्रांत क्षेत्रों में होता है। इस मृदा में सोडियम पोटेशियम यानी कि जो लवणीय मिट्टी है ना, उसमें देखिए, ओहो क्या हो गया, सॉरी अभी देखिए क्या होता है कि ये जो मिट्टी होती है इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की अधिकता होती है। और था कथन भी सही है, कारण भी सही है और इसकी व्याख्या तो ये कर ही रहा है, ठीक है। और किस वजह से, मतलब क्या करके आप इस मिट्टी को ठीक कर सकते हैं, तो जिप्सम तथा पाइराइट का प्रयोग करके लवणीय मिट्टी को कृषि के योग्य बनाया जा सकता है। लवणीय मृदा का अधिकतर जो प्रसार है ये आपको कहाँ मिलेगा, तो पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टा और जो हमारा सुंदरवन है वहाँ आपको इसका विस्तार मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और हाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंचाई होती है ना, मतलब कि सिंचाई ज़बरदस्ती किए जा रहे हैं तो वहाँ पे भी मिट्टी का जो है वो मतलब कि ख़राब हो जाती है मिट्टी की गुणवत्ता। अब हमसे पूछ रहे हैं कि जो बुरहानुल मुल्क शहादत खान है, इनके संदर्भ में आपको बताना है कौन सा सही है। तो ये भी हमारा लगभग आधुनिक इतिहास का ही क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि अवध के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक थे ये, और दूसरा इन्होंने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में पार्टिसिपेट किया था। दोनों बातें ठीक लग रही हैं ना, कि दोनों ही बातें सही हैं। कि अवध के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक कौन थे, तो शहादत खान बुरहान उल मुल्क मुगल दरबार के ईरानी शिया गुट के सक्रिय मेंबर थे। इसके नवगठित स्वतंत्र राज्य की राजधानी कौन सी थी, फैजाबाद। मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड में निज़ामुल मुल्क के नेतृत्व में सैयद बंधुओं के खिलाफ षड्यंत्र जो है वो स्टार्ट होता है। इस षड्यंत्र में शहादत खान ने सम्राट का साथ दिया था। नादिर शाह के आक्रमण के समय उसने शाही मामलों में महत्वपूर्ण जो भूमिका है उसको निभाया था एवं अपने नाम तथा सम्मान की रक्षा के लिए 1739 ईस्वी में इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तो ये भी जो पॉइंट है ना, ये आपको जो हमारा जो हमारा आधुनिक इतिहास है कक्षा 12 की पुस्तक उसमें मिल जाएगा। सेम यही स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। मुझे तो लग रहा था जैसे वहीं से उठा के एकदम चिपका दिया गया है। और उसके बाद फिर इनका उत्तराधिकारी कौन बना था, तो भतीजा, मतलब भतीजा भी थे, दामाद भी थे। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। मतलब जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं वो लोग ना मतलब अपने ब्लड रिलेशन में शादी वगैरह कर लेते हैं। हालांकि दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो जो हिंदू लोग हैं वो लोग भी कर लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ, हम लोग नॉर्थ इंडिया के हैं तो हम लोग अपने यहाँ मुस्लिमों में ही ये वाला रिवाज देखते हैं। तो इसी वजह से आपको ये देखने को मिलेगा कि जो उनका उत्तराधिकारी हुआ उनके भतीजे एवं दामाद, अब ये मत समझिए भतीजा अलग दामाद नहीं, भतीजे को ही उन्होंने अपना दामाद बना लिया था, सफदरजंग जिसका नाम था, ठीक है। ये अवध का नवाब बनता है। चलिए आगे देख लीजिए, वही कथन कारण का क्वेश्चन है, एकदम ऊब जाएंगे आप, इतना कथन कारण का क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहे हैं भारत में रबी फसलों की खेती मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तर पश्चिमी राज्यों में की जाती है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहे हैं, इन राज्यों में रबी फसलों की सफलता सर्दियों के दौरान पश्चिमी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण होने वाली बारिश पर निर्भर करती। कहीं ऐसा होता है नहीं ना।
अपने अभी ऊपर हम लोग देख रहे के आ रहे हैं जो भूमध्य सागर से मतलब कि होता है ना पश्चिमी विक्षोभ, उसके कारण ये चीज़ें होती हैं। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए और देख लीजिए कौन सा सही है। तो ए तो ठीक है लेकिन आर गलत है। क्यों? तो यहाँ पे देखिए कि भारत में जो रबी फसल है इनकी खेती मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार आदि राज्यों में की जाती है। अक्टूबर के शुरुआत में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। इसके अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान जो आर्कटिक, भूमध्य सागरीय और पश्चिमी एशियाई क्षेत्रों से नमी लाकर उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में सर्दियों में वर्षा कराते हैं, जिससे यहाँ शीतकाल में कुछ वर्षा हो जाती है। ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ना, इसको ना वनडे एग्जाम्स में बहुत पूछा है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अब कह रहे हैं कि रूस जो है उसके कुछ मतलब कि कुजबास क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो रूस का कुजबास क्षेत्र कई बार पूछा गया है, यहाँ फिर से पूछ लिया है। कह रहे हैं कि ये क्षेत्र कोयला और लौह अयस्क में समृद्ध है। और दूसरा कितना कठिन सा नाम है कि नोवोसिबिर्स्क इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। और आपको बताना है सही उत्तर कौन सा है। यहाँ पे इसका कूट दिया हुआ है, ठीक है। तो देख लीजिए इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा, पहला दूसरा दोनों ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखिए कि रूस का जो कुजबास क्षेत्र है वो कोयला और लौह अयस्क में समृद्ध है। इस क्षेत्र में स्थित नोवोसिबिर्स्क एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। रूस में ऊर्जा का महत्वपूर्ण जो सोर्स है वो कोयला है। इसका भंडार मुख्य रूप से कुज्नेस बेसिन, पूर्वी साइबेरिया, यूराल क्षेत्र तथा मॉस्को उपबेसिन क्षेत्र में है। इसके अतिरिक्त रूस में लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट के भंडार आपको प्रमुख रूप से मिल जाएंगे। बहुत गर्मी है मगर अगले क्वेश्चन को देखिए। वही कथन कारण का क्वेश्चन फिर से आ गया है। मतलब इतना कथन कारण का क्वेश्चन पूछा गया ना कि मतलब दिमाग खराब हो जाए। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं 1940 अक्टूबर में गांधी जी ने कुछ चुने हुए लोगों के द्वारा सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया था। तो गांधी जी के द्वारा सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया गया था, ये ठीक है। क्या 1940 में किया गया था, ये आप बताइए। दूसरा, ये सत्याग्रह इसलिए सीमित रखा गया ताकि ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को ठेस पहुंचे, ऐसी तो बात नहीं थी। तो पहला वाला तो ठीक है, दूसरा गलत है। इसका उत्तर जो होगा ए सत्य है परंतु आर असत्य है। कहाँ पे है? बी में। तो देख लीजिए अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए लोगों को मतलब सीमित सत्याग्रह के लिए आह्वान किया। इस सत्याग्रह को सीमित रखने का महत्वपूर्ण कारण ये था कि अंग्रेज सरकार अध्यादेश पे अध्यादेश जारी कर रहे थे तथा अभिव्यक्ति और प्रेस की जो आज़ादी है और साथ में जो हमारे 19 आज वर्तमान में 19 के तहत मिलती है ना, आर्टिकल 19 के तहत सभा और संगठन करने का अधिकार, वो सब अंग्रेजों के द्वारा छीना जा रहा था। देश भर के मजदूरों को उनके इस प्रकार से मतलब कि इस तरह के काम से परेशानी हो रही थी, उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें जेलों में भी भूसे के जैसे भर दिया जा रहा था। जाहिर था कि कांग्रेस के द्वारा जनसंघर्ष छेड़ने का फैसला करते उसे कुचल दिया जाता था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो प्रथम सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे। दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तीसरा वाला भी पूछा गया है जिनका नाम था ब्रह्मदत्त। क्या नाम था? ब्रह्मदत्त। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 48 नंबर का। बिपिन चंद्र पाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कह रहे हैं कि वो ब्रह्म समाजी नेता तथा समाज सुधारक थे। और दूसरा कि न्यू इंडिया नाम की जो साप्ताहिक पत्रिका है उसका प्रकाशन उनके द्वारा किया गया था। तो दोनों ही बातें ठीक है, बी वाला ठीक है। और इनके द्वारा कुछ और भी साप्ताहिक पत्रिकाएं हैं, मतलब साप्ताहिक हो या ना हो, लेकिन इनके द्वारा कुछ अन्य पत्रिकाएं निकाली गई हैं, जैसे परिदर्शक कब 1880 में, बंगाल पब्लिक ओपिनियन 1882 में, लाहौर ट्रिब्यूनल 1887, जो स्वराज नामक पत्रिका है वो भी निकाली गई 1908 से 11, और बंगाली जो है 1924 से 1925 के मध्य निकाली गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। इसमें आपको तेल शोधनशाला दिया हुआ एक साइड और एक साइड स्टेट। तो हर साल ये क्वेश्चन बनता ही है, इस बार भी बना है। तो चलिए इसको मैच करेंगे, कौन कौन से हैं। बरौनी दिया हुआ है और ये कहाँ है? तो बिहार का है, ठीक है। बोंगई गांव जो है बीना कोयली, तो कोयली जो है वो गुजरात का है। बचा कौन सा? बोंगई गांव, ये असम का है और बीना पड़ जाएगा मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन भी। तो बरौनी बिहार का, बोंगई गांव असम का, बीना मध्य प्रदेश और कोयली गुजरात में तेल शोधनशाला है, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं 49 क्वेश्चन ही करवाएं। 50 वाला तो जैसा कि हमने बताया कि जो भी मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं हम सब कहाँ डिस्कस करेंगे? बोर्ड पे। तो इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं। वैसे भी हम लोगों की यहाँ लाइट नहीं है, बहुत गर्मी है, पसीना एकदम चुआ जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई होगी क्योंकि एक्सप्लेनेशन वगैरह के साथ देख रहे हैं। तो चलिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। और जल्द ही क्या, कल का कल ये वीडियो आपको अगला वाला पार्ट इसका मिल जाएगा। तो आगे जो हमने प्रीवियस में वीडियोस कराए हैं उनको भी देखते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके रखिए, कमेंट वगैरह कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।